तो हाय दोस्तों, आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम आम जनता और आम लोगों के जीवन का एक्सपीरियंस आम जनता के लोगों के लिए लाएंगे। जैसे कि कई यूट्यूबर और कई चैनल्स ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो पॉपुलर लोगों को ला रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपने वीडियोज़ के लिए, लेकिन हमने कोशिश करी है कि हम आम लोगों को लेकर आएँ और आम लोगों की प्रॉब्लम को आम लोगों के सामने रखा जाए और उनके चैलेंजेस और उनके जीवन के एक्सपीरियंस से आप लोग कितना सीख पाते हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ को हमने पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं इस सीरीज़ पर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी ये सीरीज़ पूरा हिंदुस्तान देखे, और चाहूँगा कि ये हिंदी भाषा के अंदर सबसे अच्छी सीरीज़ साबित हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अपना पहला इस वीडियो का टेक, जिसमें मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे कुणाल पांडे सर का, जिन्होंने अपना इतना बिजी शेड्यूल करके टाइम निकाल करके हमें अपना एक 2 या 4 घंटे देना पसंद करा है। और चूँकि ये काम एक जहाँ तक मुझे बताया कि ये पब्लिकेशन में करते हैं तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने तब भी हमारे लिए टाइम निकाला, वो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप पांडे सर कुछ बोलना चाहेंगे? जैसा कि आसिफ जी ने बताया, ये इनकी फर्स्ट सीरीज़ है और इन्होंने मुझे बुलाया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो कुणाल पांडे सर, आपका जीवन का पहला काम किस उम्र से आपने स्टार्ट करा और फिर क्या काम जैसा कि आपको पता है, और मैं क्या कहते हैं, मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी वो मैं अपनी माताजी के साथ मेरे स्टोर पे बैठता था। स्टेशनरी की शॉप थी हमारी जिस पे मैं कम उम्र से ही बैठता था। अमूमन कितनी उम्र रही होगी आपकी? उम्र मेरी उस समय 14-15 साल से उम्र से अपनी माता के साथ एक नॉर्मल सी शॉप पर हाँ आप टाइम दे रहे थे अपना जी, और साथ के साथ पढ़ाई के साथ आप पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे थे? पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे, सुबह स्कूल जाता था, उसके बाद वहाँ से 2 बजे आने के बाद मैं दुकान पे बैठता था और जो दुकान का जो भी सामान होता था वो मैं मार्केट खुद जाता था, वहाँ से लेके आता था, माताजी का हेल्प करता था। मतलब पढ़ाई और क्या कहते हैं काम दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा था। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? जैसा कि मैंने बताया, तो मैं कम उम्र से ही क्या कहते हैं माताजी का हेल्प करने लगा था, तो जिसकी वजह से मैं पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाया। 12th मैंने कंप्लीट की जैसे तैसे, जिसमें मेरा एक बार 12th में मेरा बैक भी आ गया था। फिर मैंने उसको काफ़ी मेहनत करके 12th क्लियर किया और देन मैं उसके बाद शॉप मेरी थी, मैंने उसके बाद अपना पब्लिकेशन मैंने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब पब्लिकेशन थी। जैसा मतलब कि आपकी फर्स्ट जॉब आपकी पब्लिकेशन लाइन थी। तो पब्लिकेशन लाइन में आप कैसे जुड़े? पब्लिकेशन लाइन में मीन्स एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे जो क्या कहते हैं नॉर्मली पब्लिकेशन में ही वर्क करते थे, हमारे पापा जी के फ्रेंड थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ज्वाइन किया था, पब्लिकेशन में इंट्रोड्यूस किया था और मैं पब्लिकेशन में ज्वाइन हुआ था। तो जो फर्स्ट आपने ईयर में जो काम करा पब्लिकेशन में, तो आपको कैसा लगा? मतलब कि एकदम से आपने घर में अपनी माता पिता के साथ, मतलब माता के साथ आपने काम किया दुकान को लेकर के, वहाँ पे आपको डायरेक्ट कस्टमर से डील करना होता है, फिर पब्लिकेशन हाउस में आपको फिर बड़े स्कूलों से, देन बड़े बुक सेलर से, इन लोगों से डील करना होता है। तो इन सब के बीच में आपने क्या नया एक्सपीरियंस देखा? मैं जैसे कि मैं नॉर्मली पब्लिकेशन जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था पब्लिकेशन है क्या, जैसा कि आपने मुझे बताया, पर मुझे उस समय नहीं पता था। मैं पब्लिकेशन में गया, मुझे फर्स्ट डे मैं जब ऑफिस में गया, मुझे यही नहीं पता लोगों से कैसे बात करनी है क्या, क्योंकि एज ए फ्रेशर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो नॉर्मली मैं गया तो फर्स्ट डे मुझे वहाँ गया, मैंने नॉर्मली जो होता है लोगों को गुड मॉर्निंग बोला और अपना क्या कहते हैं सामने प्रेजेंट मैनेजर के सामने बैठा, मुझे बताया उन्होंने, सो आपको पब्लिकेशन में जॉब करनी है। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा सो आप की क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से गया था। मतलब आपको यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज मिला इस चीज़? मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिला इसमें क्योंकि मैं रेफरेंस से गया था किसी के। तो नॉर्मली मुझे फर्स्ट मंथ तो ये भी नहीं पता था मुझे, सो मुझे करना है क्या है और मेरी सैलरी कितनी है। अच्छा, मतलब आपको सैलरी का भी अंदाज़ा नहीं था जैसे कि उन्होंने बताया। तो रेफरेंस पे जाने की वजह से ऐसा और कुछ रहा होगा। हाँ, तो मैं नॉर्मली अपना पब्लिकेशन मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट जब मेरा ऐसे ही फर्स्ट डे निकल गया, सेकंड डे जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक मेरे मित्र क्या मेरे सीनियर्स थे जिनके साथ उन्होंने मुझे ट्रेनिंग पे भेज दिया। तो उस समय जैसा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना मेरे पास व्हीकल थी ना कुछ था, तो नॉर्मली मैं बस से उनके साथ वर्किंग के लिए निकला था। मतलब आप स्टार्टिंग में जब आप टोटली बिल्कुल मतलब आप चैलेंजिंग फेस में थे, तो मतलब आप
बस के साथ काम करते थे। हाँ, मैं तो बस मैं से बता दूं निकलता। इनका नॉर्मली एक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बचपन से इनका वेट करीब 90 अराउंड 100 केजी के अराउंड घूमता रहता है, और इतना वेट लेकर के एक दिल्ली जैसी इतनी टफ लाइफ में और बस के साथ क्या कहते हैं मार्केटिंग को करना, जिसके अंदर धूप सर्दी छाँव गर्मी सब देखना पड़ता है, पब्लिकेशन लाइन और देन जो और खासकर जो मार्केटिंग के अंदर काम करना पड़ता है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा फर्स्ट ईयर जो इन्होंने, जब इनके पास व्हीकल नहीं थी। तो फिर कैसे रहा फिर आपने काम तो करना? मैं नॉर्मली फर्स्ट डे जब उनके साथ गया तो मुझे तो ये भी नहीं पता था जो कौन सी बस कहाँ जाती है, अच्छा, क्योंकि मैं नॉर्मली साइकिल से अपने शॉप पे बैठता था और साइकिल से सामान लाता जाता था। साइकिल से मार्केट तो करते थे मुझे फिर शॉप के लिए। मुझे क्या कहते हैं बसों की भी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक नॉर्मली सा पास बनवाया और हम क्या कहते हैं 50 रुपये का पास था उस समय, जो अभी भी मे भी शायद 50 रुपये का ही 50 चल से रहा है, 60 का ही है जो पर पूरे दिन एक वैलिड हाँ, रहता है। का तो valid रहता पास बनाया, उनके साथ मैं गया मार्केट करने। रोहिणी का एरिया फर्स्ट डे हमने कवर किया था। है। अच्छा, तो जब मैं वहाँ गया, बड़े बड़े स्कूल्स ए ग्रेड के स्कूल्स हैं जैसा कि रोहिणी में, वो पुराने थे, ओल्ड एजेस थे, उन्हें कहीं दिक्कत नहीं हुई उनके साथ। और दूसरा वो फिट थे, मेरे से ज़्यादा फिट थे क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था। हाँ, तो फर्स्ट डे उनके साथ मैं क्या कहते हैं गया, तो मुझे ऐसा लगा 5-10 किलोमीटर हम पैदल ही कवर किया होगा हम लोगों ने। अच्छा मतलब पैदल मार्केट की करनी पड़ी क्योंकि व्हीकल थी नहीं अपनी, तो पैदल की, तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी फर्स्ट डे। तो मुझे तो ऐसा लगा फर्स्ट डे से मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊँगा। अच्छा, तब पहले क्योंकि में आपको ऐसा लगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत चलना है। प्लस फिर व्हीकल नहीं है इस चीज़ों के लिए, तो ऐसा आपको लगा कि मार्केट का काम आप नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी मैंने फर्स्ट डे किया। सेकंड डे भी मैं उनके साथ वर्क के लिए गया। देन थर्ड डे हमें ऑफिस में हमारी मीटिंग थी, तो हमें बुलाया गया नॉर्मली। तो सर ने मुझसे पूछा, सो आप सर के साथ गए थे, क्या समझ आया आपको, क्या कैसे? मैंने बोला सर समझ तो आ गया है। तो सीनियर्स जो थे, मैं डिफेंस से गया था, तो उन्होंने नॉर्मली बोला उन्हें, सो सर आप ऐसा कीजिए 1-2 दिन इन्हें और अपने साथ ले जाइए। तो उन्होंने बोला सर मैं अपनी मार्केट करूँ या इनकी मार्केट करूँगा? तो मुझे ऐसा लगा सो वो ये दिखाना चाह रहे हैं सो भाई मैं अपनी मार्केट करूँ। तो हम पुराने नए उम्र के लड़के थे, थोड़ा सा ईगो मेरा हर्ट हो गया था, मैं क्लियर बताऊँ। तो मैंने सीनियर्स के सामने ही मैंने कह दिया, सो सर ऐसा है, मैं सर अपनी मार्केट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 दिन गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कवर कर लूँगा आप। तो उन्होंने मुझे बस डाटा प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद देन मैं नेक्स्ट डे से अपने आप अकेले मार्केट जाने लगा। मतलब वहाँ पर ये देखने को मिला कि दुनिया किस तरीके से साथ देती है और कितना साथ नहीं देती है, क्योंकि परेशानी तो रहती ही रहती है। तो अब जैसे कि आपने ज्वाइन कब करा था पब्लिकेशन हाउस? पब्लिकेशन लाइन मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, अक्टूबर में। अच्छा, डेट मान सकते हैं कि 2016 के एंड ऑफ द मंथ में ज्वाइन करा था, 2017 कर लेते हैं, तो फिर आपने 17, 18, 19 है ना, मतलब आपने करीब 3 साल पब्लिकेशन हाउस में काम करा। और बेसिकली पब्लिकेशन लाइन में जो कवर होता है वो 16 से 17, मतलब सीजन जो कवर होता है 16, 17, 17, 18 ऐसे कवर होता है। लास्ट अक्टूबर से ही अप्रैल तक का सीजन होता है हमारा। अच्छा, तो मतलब आप सीजन के वक्त में काम पे लगे। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा था कि फिर मुझे जहाँ तक आपने मुझे बताया कि फिर आपने जॉब कब छूटी आपकी? नहीं, जॉब तो मेरी 2-3 साल वहाँ पे चली थी बेसिकली। 2-3 साल बाद चली आपकी। उसके बाद कैसा रहा? उसके बाद जैसा कि आपको पता है 2021 में कोविड आ गया था, 2020 में कोविड आया था। 2020 में मैं वर्किंग में ही था। और उस साल मेरा जैसा कि मैं 2016 में ज्वाइन हुआ था, 3 साल हो गए थे मुझे, तो मार्केट मेरी अच्छी रही थी। 2020 में मैंने एक अच्छे अचीवमेंट के साथ अपना सेल टारगेट अचीव किया था। अच्छा, मतलब ये टारगेट बेस्ड जॉब थी। तो 2020 में मैंने एक अच्छा टारगेट अचीव किया था, तो मुझे लगा था सो मे बी इस 2021 में मुझे ग्रोथ मिलेगी और प्रमोशन मुझे मिलेगा। अच्छा, पर कोविड आ गया था जिसकी वजह से ना मुझे ग्रोथ मिली ना प्रमोशन मिला। जैसे कि दोस्तों कोविड का तो किसी को भी अंदाजा नहीं था इस दुनिया में, और हम जानेंगे इनसे कि कोविड के दौरान इनकी जॉब में और कितने चैलेंजेस आए, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन, और हम ये भी जानते हैं कि कोविड के अंदर जो स्कूल एंड कॉलेज जो एजुकेशन सेक्टर था वो सबसे लास्ट में ओपन हुआ। तो देखना होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करा। तो कोविड के दौरान आपकी जॉब का क्या स्टेटस रहा? नहीं, जैसा कि कोविड आ गया था तो सिंपली हमें इसको एजुकेशन सेक्टर पूरा ही ठप कर दिया गया था। और फर्स्ट तो लॉकडाउन लगा था, तो नॉर्मली हमें ये लगा था 1 महीने 1.5 महीने रहेगा लॉकडाउन। तो कंपनीज ने हमारे 1 महीने के लिए घर पे बिठा दिया था। जैसा कि लॉकडाउन हो गया था, हम घर पे थे। बट जो मेरा फर्स्ट मंथ था कोविड में, उसमें उस कंपनी की एडवांटेज ये रही
सो उसने मुझे पूरे मंथ मैंने वर्क नहीं किया, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे हाफ सैलरी पे की। अच्छा, चूंकि वैसे तो काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऐसा करा। हाँ, तो उसके बाद फिर तो हाफ सैलरी पे की। मैंने कहा चलो ना, अब तो जो भी आना था नहीं आना था आ गया। तो जैसे तैसे फर्स्ट मंथ मेरा कट गया, फर्स्ट मंथ, देन सेकंड मंथ भी कट गया, सैलरी हाफ आई, थर्ड मंथ भी कट गया जैसे तैसे। पर फोर्थ मंथ में उन्होंने कह दिया सर कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, देन उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया कंपनी से। तो मतलब आपको नोटिस दे के निकाला? हाँ, नोटिस नहीं दिया था, नॉर्मली एक लेटर लगा दिया था उन्होंने। सो क्या कहते हैं, कंपनी की स्थिति डाउन चली गई है और इसकी वजह से हम कुछ लड़कों को कभी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक शॉर्ट नोटिस लगा दिया था। उसके बाद हमें एक मंथ के बाद बोल दिया गया था सर कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इस वजह से उन्होंने मुझे बोल दिया सर आप अपना जॉब सर्च कर लीजिए जो भी है। अच्छा, तो वहाँ से क्विक कर दिया था। क्योंकि आपने बताया कि लॉकडाउन के अंदर आपकी जॉब चलेगी, तो शुरुआती 4 महीने में में तो सबको ऐसे ही लगा था कि दोस्तों की लॉकडाउन 1 महीने रहने वाला है, जो कि शुरुआत में जो मोदी जी ने हमारे अनाउंसमेंट करी थी। बट लेकिन किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे और फिर लॉकडाउन पसरता पूरे साल 2 साल तक अपनी चपेट को लेकर रखेगा। और चूँकि हमारे सर पब्लिकेशन हाउस से ही थे, तो पब्लिकेशन लाइन में होने की वजह से पब्लिकेशन में तो दोबारा जॉब नहीं सर्च कर पा रहे थे। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि फिर आपने उस दौरान अपने आप को किस दूसरे जॉबों में इंट्रोड्यूस करवाया, फिर किस तरीके से आपने जॉबों को सर्च करा और फिर क्या काम आपने शुरुआत में करा उस जॉब को छोड़ने के बाद? जैसा कि कोविड के बाद मेरी जॉब छूट गई थी तो मैं परेशान था। तो मेरा एक फ्रेंड है आसिफ, मैंने नॉर्मली उससे बात की तो उसने मुझे कहा सो आप वर्क इंडिया या naukri.com इस पे प्रोफाइल बना के और उसके थ्रू आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, वहाँ से मुझे पता चली। तो मैंने वहाँ पे अपना क्या कहते हैं प्रोफाइल बनाया और अपने आप को प्रोफाइल बना के मैं जो मेरे पास क्वेरीज आती मैं वहाँ इंटरव्यूज़ के लिए जाता जैसे तैसे। तो फर्स्ट वो तो चलता ही रहा मेरा प्रोसेस, बट वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने तत्काल एज ए पार्ट टाइम या अपना घर चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मैंने सबसे पहले स्विगी ज्वाइन किया। अच्छा, आपने उन थर्ड पार्टी ऐप जो स्विगी वगैरह हैं, हाँ, मतलब उस चीज़ के लिए आपने कवर अप करा। हाँ। तो जब आपने स्विगी ज्वाइन करा तो उस वक्त तक आपके पास व्हीकल आ चुकी थी? हाँ, व्हीकल मैंने जो पब्लिकेशन इंडस्ट्री में फर्स्ट ईयर किया था वर्क, तो वहाँ मैंने अपना टारगेट अचीव किया था। तो वहाँ से मुझे एक इंसेंटिव के तौर पे एक छोटा सा अमाउंट मिला था, तो मैंने एक व्हीकल परचेज कर लिया। आपने परचेज कर जी। तो दोस्तों, व्हीकल परचेज करने के बाद अब हम ये जानना चाहेंगे कि स्विगी में फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने, क्योंकि काफ़ी जॉबें करी हैं 2022 में, आज हम हैं इस वक्त तक आते इनके पास काफ़ी ड्रॉप आउट देन प्लस पॉइंट सब कुछ नेगेटिव सब कुछ रहा है। तो वही जानना चाह रहे हैं इनसे। तो स्विगी जब आपने ज्वाइन करा तो स्विगी ज्वाइन करने के क्या प्रोसेस हैं और क्या परेशानियां हैं उन लड़कों के लिए भी काम कर पाना, और खासकर जब आप लॉकडाउन में काम कर रहे थे तो ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे आपके पास, बट लेकिन पुलिस की नाकाबंदी, देन रूल्स और देन आपको सेफ्टी प्रिकॉशन ये सब कुछ लेना पड़ रहा होगा। तो आपने उस वक्त में आपने आपको कैसे सर्वाइव करा? जैसे कि अभी स्विगी और जोमेटो का केस अलग है, अभी सब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे लोग टच नहीं करना पसंद करते थे, दूर रहना पसंद करते थे, तो आपके साथ लोगों ने किस तरीके से ट्रीट करा? जैसा कि मैंने स्विगी ज्वाइन किया तो मैं वहाँ गया था स्विगी के ऑफिस में। सिंपली स्विगी का ऑफिस कहाँ पर है? स्विगी का ऑफिस दिल्ली में क्या कहते हैं अपना तिलक नगर में ऑफिस है स्विगी का। तो मैं वहाँ गया, मैंने बोला सर मुझे स्विगी ज्वाइन करना है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे नॉर्मली मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, बताए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सिंपली स्विगी ज्वाइन करने के लिए एक तो व्हीकल कंपलसरी है, व्हीकल होनी चाहिए आपके पास। व्हीकल के साथ व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी आपके नाम पे होनी चाहिए। देन एक फ़ोटो, और एजुकेशन का कोई वहाँ पे नहीं है। अगर 10th भी कर रखी है कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे। अगर 10th भी बंदे ने कर रखी है या 6-7 तक भी पढ़ाई कर रखा है तो वो नॉर्मली स्विगी ज्वाइन कर सकता है, बस उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल होना चाहिए। तो मैं सिंपली वहाँ गया, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए और मैं ज्वाइन हो गया। 24 घंटे में आईडी एक्टिवेट हो जाती है कोविड स्विगी की, और उसमें आपका जो भी एक्टिव हो जाता है तो उसके लिए हमें एक ज्वाइनिंग फीस चार्ज होती है। थोड़ा चार्ज चार्ज करती है फर्स्ट टाइम कंपनी, जिसमें कंपनी आपको एक स्विगी का बैग एंड क्या कहते हैं एक टी-शर्ट देती है, यूनिफॉर्म देती है, जिसका चार्ज वो 1300 रुपये चार्ज करती है। मतलब उस समय आपने 1300 रुपये चार्ज दिया। बट 1300 रुपये चार्ज था, पर कोविड का टाइम था जिसकी वजह से
कंपनीज ने भी ऐसा किया था, आप 2 शॉट में पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, मतलब उन्होंने पेमेंट के लिए भी हाँ, सहूलियत फर्स्ट दिया। पेमेंट उन्होंने 500 रुपये कैश लिया था। सेकंड, वो हमारी जब हम वर्क करने लगते थे तो उसमें से वो कट कर लेते थे, हमारी जो पेमेंट होती थी उसमें से कट कर लेते थे ऑटोमेटिक 1 मंथ में। अच्छा, तो उसमें आपको मतलब कि पैसे कैसे मिलते हैं स्विगी के अंदर? मतलब एक वर्कर कैसे कमाता है स्विगी में? स्विगी में सिंपली वर्क करने का तरीका ये है, सो आपको एक ऐप दिया जाता है स्विगी का। वो ऐप आपके फ़ोन में चलता है और उसमें कंपनी क्या चार्ज करती है, जैसे अपना 5 रुपये पर किलोमीटर, पहले तो फिक्स रहता है 20 रुपये 25 रुपये पर ऑर्डर मिलेगा आपको। और देन उससे एक्स्ट्रा अगर आप 3-4 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जाते हो तो उसमें 5 रुपये पर किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा मिलता रहता है उसमें। अच्छा, मतलब एक कस्टमर के लिए ऐप अलग रहेगा स्विगी का और एक वर्कर के लिए ऐप अलग रहता है। हाँ, तो जो हमारा वाला ऐप था और उसमें सिंपली ऑर्डर बचता है हमारे पास, तो हमारे पास नेविगेशन आ जाती है, तो नेविगेशन उसमें आ जाती है, सो आपको कहाँ से ऑर्डर पिक करना है, तो करना है और कहाँ डिलीवर करना है। तो उसमें कोई इसी नहीं था, अगर फ़ोन थोड़ा बहुत भी चलाने आता हो बंदे को तो वो ईजिली उसमें वर्क करके अपना एज ए गुजारा कर सकता है कंपनी में। लॉकडाउन के अंदर मैंने थोड़ा सरल लगा और आसान लगा। जैसे सोना पसंद नहीं कर रहे थे तो मतलब उस जगह पे आपने क्या फील करा? वैसे तो ये सही ही था, लेकिन अब एक काम करने के लिए और फिर इन सब चीज़ों से भी गुजरना पड़े तो थोड़ा सा और अजीब लगता था। और फिर आपने क्या सेफ्टी ली इस काम को करते हुए और अपने आप को भी बचाना है आपको, क्योंकि कोविड तो ऐसा नहीं है कि जो घर में बैठे उन्हीं को डर है, आप तो फील्ड में काम कर रहे हैं और फिर आप और रिस्क पे काम कर रहे हैं। सही बात है ना? तो और आपको अलग-अलग घर जाना है, तो कभी ऐसा ना हो या आपकी फैमिली के लिए भी दिक्कत में था कि कहीं आप किसी घर से कोविड लेकर आप अपने घर चले जाएँ या फिर उस घर का कोविड आप दूसरे घर में डिलीवर कर दें। अब कोविड के भी डिलीवर बॉय बन सकते थे, तो आपने उस चीज़ को कैसे बचाया? उस चीज़ को बचाने के लिए सिंपली मैं जब मार्केट जाता था तो फुल क्या कहते हैं सेफ्टी के साथ जाता था। मैं अपना मास्क लगा के जाता था, देन क्या कहते हैं एक सर पे कैप आती थी वो मैं डालता था वो नॉर्मली, और सैनिटाइजर अपने साथ लेके मैं नॉर्मली जाता था। तो मैं जहाँ भी जाता था, जो भी मुझे क्या कहते हैं कोरियर दिया जाता था, मैं उसे स्प्रे करता था पहले, देन अपने बैग में रखता था और जहाँ जाता था वहाँ देने के बाद भी अपना हैंड वॉश कर लेता था सैनिटाइजर से। ये तो मैं करता ही था, बट लास्ट में जब मैं अपने घर पहुँचता था तो गेट के बाहर ही खड़ा होता था सिंपली, और अपने जो भी XYZ जितने भी कपड़े मैंने पहने थे सारा क्या कहते हैं डिस्पोज करके एंड उसे क्या कहते हैं सर्फ में डुबा देता था सिंपली। उसको उतार करके कि बाहर ही आपने वो हाँ, सारा इंतजाम कर बस इसमें मेरा एक ये हो गया था, सो डेली शाम को मुझे नहाना पड़ता। अच्छा, ये चैलेंजिंग था क्योंकि आपको ठंड गर्मी जैसा भी कुछ मौसम रहा हो आपको पर डे नहाना पड़ रहा होगा इस लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन में तो उसमें मैं कर रहा था, बट मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, इतनी अच्छी अर्निंग नहीं आई सो मैं अपने घर को सर्वाइव कर सकूं, तो मैंने साथ के साथ जोमेटो ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, मतलब कि अब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपने स्विगी के साथ जोमेटो को भी कंटिन्यू करा। हाँ, तो आप दोनों में कंपेयर करके बताएं। पहले आप जोमेटो के बारे में बताइए कि जोमेटो का क्या प्रोसेस रहा? जोमेटो का जैसा कि मैंने बताया वही सेम प्रोसेस था, स्विगी की तरह ही सेम चार्जेस थे और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट भी वही थे, काम करने का तरीका भी सेम ही था और दोनों कंपनी सेम प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है एंड दोनों के अपने एक रूल्स रेगुलेशन हैं, अपने ऑफर्स हैं, उस पर वो दोनों आपस में कॉम्पिट करती हैं। तो जोमेटो के अंदर जब आप दोनों कंपनी को एक साथ चला रहे थे तो मतलब ऐसा होता था कि एक ऑर्डर बचता है आपको मान लो कि दिल्ली 9 पिन कोड के लिए और एक ऑर्डर बनता है दिल्ली 54 पिन कोड के लिए, और कभी ऐसा कभी आप फंसे हो कि एक टाइम पे 2 ऑर्डर बच गए? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता था सिंपली क्योंकि मैं जब भी जैसे फर्स्ट ऑर्डर एज एग्जाम्पल सो मेरा जोमेटो का बचता था फर्स्ट ऑर्डर, तो जैसे ही मेरा जोमेटो का ऑर्डर बचता था मैं स्विगी को लॉग आउट कर देता था। अच्छा, लॉग आउट कर देता था, मैं लॉग आउट कर देता था, जब तक जोमेटो का ऑर्डर डिलीवर नहीं होता था मैं आईडी ऑन नहीं करता था स्विगी का। मतलब मैंने एक कंपटीशन रखा था, तो जिसका ऑर्डर पहले बजेगा दूसरा बंद करके पहले का डिलीवर करेंगे, देन दूसरे का दूसरा दोनों ओपन करेंगे। तो इस तरीके से मैंने उसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ाई। बस ऑर्डर मेरे पास पहले किसका आता है, जिसका पहले आता है कि उसको सेकंड वाले को फिर ऑफ करके और पहले वाले का काम पहले कंप्लीट करके जब काम खत्म हो जाता फिर दोनों को दोबारा कंटिन्यू ओपन रखते थे जी। तो आपने स्विगी भी करा जोमेटो भी करा और ये समय लॉकडाउन का ही चल रहा था? समय लॉकडाउन का ही चल रहा था। तो जैसे आपने लॉकडाउन फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऐप यूज करने की कोशिश करी या फिर आपने इन दोनों में से किसी को इन दोनों के साथ छोड़ दिया? क्या करा? नहीं, जैसा कि मैं कर रहा था सिंपली, पर दोनों को करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा, सो मैं जो भी
ऐसा गुजारा कर रहा हूँ अपना, सिंपली फैमिली को चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं जो कमाता था उसमें से मेरा 40 to 60% पेट्रोल में एंड कन्वेंस में लग जाता था मेरा। अच्छा, मतलब अपनी हाँ। गाड़ी लेके चलना, पेट्रोल भी है, फिर प्लस गाड़ी को भी यूज़ देना हाँ। पड़ता है। तो कन्वेंस लग जाता था, तो मुझे ऐसा लगा सो मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, 500-1000 रुपये जो भी कमा रहा हूँ उसमें से आधा पेट्रोल चला जा रहा है, तो मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही थी और अर्निंग कम हो रही थी। कंपनी कमीशन भी ले रही होगी। हाँ, कमीशन भी थे, काफ़ी कुछ था, बट ऐसा था सो आप अगर जॉबलेस हैं तो मैं ये नहीं कहता सो स्विगी जोमेटो बेस्ट नहीं है, अच्छी कंपनी है, दोनों आप करके अपना घर चला सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एज एक अच्छा हेल्प के तौर पे उन दोनों कंपनी को देखा जा सकता है। हाँ। फिर आपने इन दोनों के बाद क्या करा? आपने इन दोनों को छोड़ा? नहीं, इन दोनों को मैंने छोड़ा नहीं, ये चलते रहे साथ में। इसके साथ मैंने तीसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो मतलब आपने तीसरी कंपनी ज्वाइन की? हाँ, जैसा कि क्योंकि स्थिति ऐसी थी तो जहाँ से आ जाए किसी तरीके से घर चलाना था मुझे, तो मैंने जैसा नहीं था एक तो नॉर्मल आदमी के लिए लॉकडाउन काफ़ी मुश्किल से बीता, और जिसकी जॉब छूट गई है वो खुद ही जानता है कि किस तरीके से वो परेशान रहा होगा लॉकडाउन के वक्त में। तो फिर आप तीसरे ऐप के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो मैंने तीसरा ऐप डाउनलोड किया, मुझे किसी फ्रेंड ने ही नॉर्मली मार्केट में मिला था, तो उसने बताया तो आप रैपिडो और क्या कहते हैं पोर्टर, ये 2 एप्लीकेशन हैं। ये एक पोर्टर एप्लीकेशन है जो आप ट्रांसपोर्ट के लिए है, देन अपना रैपिडो है वो ओला उबर की तरह पैसेंजर पिक एंड ड्रॉप करती है। तो इन दोनों को मैंने अप्रोच किया, सिंपली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी कैसे इसको ज्वाइन करना है। तो इसका कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिंपली अपने फ़ोन से एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू आप इनरोल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे एडवांसेज जो इस दोनों ऐप की थी, सो ये कोई चार्ज पे नहीं करती, फर्स्ट टाइम चार्ज आपसे नहीं करती है, चार्ज नहीं लेती, एज ए ज्वाइनिंग फीस एंड क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब फ्री था। तो कमीशन लेती थी वो भी ऑर्डर पर, जब आपको काम देगी तो पैसे लेगी, काम नहीं देगी तो कमीशन अपना नहीं लेगी। ऐसा ही था सर। तो सिंपली मैंने वो दोनों ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे वहाँ से अच्छा अर्न होने लगा था, तो मैंने स्विगी जोमेटो को एक टाइम के बाद ड्रॉप कर दिया था। मतलब आपने उन दोनों को ड्रॉप करा और फिर जब आपको रैपिडो और पोर्टर में अच्छा काम मिलने लग गया तो आपने इन दोनों को कंटिन्यू करा। हाँ, इन दोनों को कंटिन्यू किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मतलब एक पैसेंजर पिकअप समझ रहे, और एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने 2 चीजें आपने यूज करी, एक पोर्टल और एक रैपिडो, सही क्या? तो और चूंकि ये तो हो गया एक ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सामान आपको इधर से उधर करना है, और एक में आपको पूरा पर्सन इधर से उधर करना है। लेकिन स्विगी और जोमेटो में आपको फूड का काम करना होता है, जिसमें आपको पिक करने के लिए आपको रेस्टोरेंट के बाहर जाना होगा, होटल्स के बाहर जाना होगा, और फिर घर पे यानी कि आपको 4th फ्लोर तक चढ़ के जाके छोड़ना होगा। ऐसी सिचुएशन आपके पास आती होगी? हाँ, आती थी, है ना। लेकिन ट्रांसपोर्ट के अंदर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये होता है फैक्ट्रियाँ जितनी भी होती हैं सब ग्राउंड पे होती हैं, तो आपको ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता होगा। और पिक एंड ड्रॉप के लिए आपका रैपिडो जो है वो आपको आदमी है, तो वो तो आपके लिए और ज़्यादा सही रहता होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि फूड डिलीवरी ऐप और क्या कहते हैं एक पोर्टर और रैपिडो के ऐप के दोनों में आपको दोनों में से क्या अच्छा लगा? ऐप को मैनेज तो कर ही रहा था, बट जब मुझे रैपिडो एंड पोर्टर सही लगा, सो चल रहा है मेरा ठीक ठाक, इसमें अर्न हो रहा है, तो मैंने उसमें क्या कहते हैं आपका जोमेटो एंड स्विगी को ड्रॉप कर दिया था। हाँ, इन दोनों को मैंने कंटिन्यू रखा, बट साथ में मैं जॉब ढूंढता रहा था अपना। उस दौरान आपको कोई जॉब मिली थी या फिर नहीं मिल पाई? नहीं, जैसा कि था सो मैंने बताया था, सो इन दोनों जो आपका ये जितने भी ये चारों एप्लीकेशन है, इसको आप एज ए पार्ट टाइम यूज कर सकते हैं और साथ में जॉब सर्च करते रहें, ताकि क्योंकि इससे आप सिर्फ अपना परिवार नॉर्मली चला सकते हैं, खर्चे आपके चल जाएंगे इमरजेंसी में। हाँ, इमरजेंसी केसेस के लिए उतना अर्न नहीं होगा इन एप्लीकेशन से, क्योंकि जितना आप कमाओगे उसका 40 to 50% तो आपका कन्वेंस में लग जाएगा, थोड़ा सा ड्रॉप आउट है इन चीज़ों। हाँ, तो इसकी वजह से मैं अपना पोर्टर चला रहा था, सिंपली रैपिडो पोर्टर, बट चला रहा था, मुझे संतोष नहीं था मैं उससे भी, क्योंकि अर्निंग कुछ ऐसी नहीं थी। तो मुझे बीच में एक ऑफ़र आ गया था, सो क्या कहते हैं आप गूगल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूपीआई वर्क करती है, यूपीआई आईडी बनानी होती है लोगों की। गूगल पे, फोन पे, अमेज़न पे, इन सब जैसी चीज़ों में भी आपने काम करा? हाँ, इसमें आपने कौन-कौन से ऐप में काम करा? वैसे तो मैंने इन चारों ऐप्स में यूज किया है। अच्छा, आप इन चारों को भी यूज़ कर रहे थे? हाँ, अच्छा। बट सबसे पहले मैंने गूगल पे से शुरुआत की थी, क्योंकि गूगल पे मर्चेंट आईडी बनाने का वर्क था, जो क्या कहते हैं पर आईडी पे स्कैनर, हाँ, उस पर नॉर्मली क्या कहते हैं 100 रुपये पर मर्चेंट मुझे
चार्ज कर रही थी कंपनी। अच्छा, मतलब आपको 100 रुपये पर मर्चेंट आपको देते थे। हाँ। एक दुकान पे आपने इस चीज़ को लगाया तो आपको 100 रुपये मिल रहा था। 100 रुपये मिल रहे थे, तो दिन के कंपनी ने बोला था अगर आप 4-5 कर लेते तो 500-600 रुपये आप कमा सकते हो, अगर 5 कर लेते हो डेली तो मैंने उसके लिए, मुझे एक अच्छा लगा, सो 5 तो ईज़िली हो जाएगा। मैंने इन चारों ऐपों को छोड़-छाड़ के मैंने उसे जॉइन कर लिया सिंपली। मतलब आपने उसको थोड़ा परमानेंट की तरफ कर दिया। परमानेंट के बेस में सोच के मैंने उसे जॉइन कर लिया। बट मैंने ये देखा, सो मार्केट में ऑलरेडी अमेज़न, गूगल पे, क्या कहते हैं, सब पे लगा हुआ था। अच्छा, तो शॉप पे लगा हुआ था, आपको शॉप ढूँढने में दिक्कत आ रही शॉप ढूँढने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैं उसमें सर्वाइव नहीं कर पाया, तो कंपनी ने मुझे मना कर दिया। तो वो एडवांटेज रही, तो मैं अपना ये रैपिडो वगैरह था, ये तो पार्ट टाइम, फिर मैंने सोचा सो दोबारा ओपन कर लिया, क्योंकि वो ये चारों एक ऐसी एप्लीकेशन है, सो आप अगर इसे, आप एक बार इसकी आईडी बना चुके हो तो आप अपने सहूलियत से आप इसे ये समझ लो, आप ये आपका खुद का बिजनेस हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो आप इसके, जिसमें आप खुद जब इच्छा हो आप ऑन कर सकते हो, जब मन हो ऑफ कर सकते हो। कंपनी की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, सो आपको इतने घंटे ऑन रखना ही है या इतने घंटे वर्क करना ही है। तो इस वजह से मैंने उसे रीओपन कर लिया एप्लीकेशंस को, और लग गया, करता रहा मैंने सिंपली। तो फिर मुझे मार्केट में फ़ोनपे वाला मिल गया। फ़ोनपे वाला मिला, उसने मुझे फिक्स सैलरी पे हायर कर लिया। मतलब फ़ोनपे ने आपको फिक्स सैलरी का ऑफर करा? हाँ, फिक्स सैलरी पे उन्होंने मुझे हायर कर लिया। 20-22 हज़ार सैलरी दे रही थी वो नॉर्मली मुझे, और काम था तो मैं उसमें, जैसा कि मैंने फ़ोनपे में वर्क कर रहा था मैं सिंपली। अब मैंने 8-10 दिन फ़ोनपे में वर्क किया, तो मुझे ना कुछ सिम्टम्स हो गए थे, मैं बीमार पड़ गया था, नॉर्मली वायरल टाइप का हो गया था, खांसी जुकाम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लॉकडाउन 2021 की बात है, तो मैं नॉर्मली बीमार पड़ गया था। तो मैं घर पे अपने आप को, मैंने सोचा सो घर पे ही रहो अभी कुछ दिन, क्योंकि मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा था मार्केट जाने को। तो मैं अपना घर पे ही था, तो उसमें मुझे करीब 1 महीना मैं घर पे ही रहा। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, खांसी जुकाम छूट ही नहीं रहा था मेरा। तो 5-10 दिन हो गए थे घर रहते हुए, तो नॉर्मली कंपनी से मेरे पास मैसेज आता है, तो आप वर्क नहीं कर रहे फ़ोन पे में। तो मैंने बोला सर मेरी तबीयत ख़राब है, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कंपनीज़ को लगता है, सो मैं एक नाटक कर रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले तो बोला, ट्रस्ट इशू रहा कंपनी का। तो सीनियर्स जो थे, सीनियर्स का ट्रस्ट इशू रहा, कंपनी का नहीं था ट्रस्ट इशू। तो सीनियर्स ने मुझे थोड़ा बोला, सो सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सो आप बीमार हो। मैंने कहा सर बीमार हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला आप ऐसा करो, आप जॉब कर दो, आप रिज़ाइन डाल दो। तो मैंने रिज़ाइन डाल दिया। जब मैंने रिज़ाइन डाला तो नॉर्मली सर को बोला, सर जो मैंने 8-9 दिन वर्क किया है तो उसकी पेमेंट का क्या है, तो वो करवा दीजिएगा। बट इस मामले में फ़ोनपे थर्ड पार्टी के थ्रू मैंने कंपनी ज्वाइन की थी। बट कंपनी अच्छी है फ़ोनपे, क्योंकि उन्होंने मुझे 8 दिन की सैलरी भी पे की। 8 दिन की सैलरी? हाँ, 8 दिन की सैलरी दी उन्होंने। तो नॉर्मली मैं फिर से जॉबलेस हो गया था, जैसा कि आप सेशन में देख ही रहे हैं। अच्छा, मतलब वापस आप टोटली, फिर आपने क्या वो चारों ऐपों की दोबारा मदद ली? हाँ, वही सेम प्रोसेस था। तो मैंने उन चारों ऐप को दोबारा ओपन किया और अपना जॉब सर्च करता रहा। तो सिंपली मैं एक दिन अपने फ्रेंड की शॉप पे गया था, तो वहाँ एक एफएमसीजी कंपनी का एक सीनियर पर्सन थे एफएमसीजी कंपनी के। तो वो मुझे मिले, तो मैंने उन्हें एक तरह से भैया ही बोलता था मैं उन्हें। मैंने बोला भैया जॉब वॉब लगवा दो कहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू कल से एफएमसीजी ज्वाइन कर ले, आजा मेरे पास, क्योंकि वो सीनियर थे, उनकी पकड़ थी। तो उन्होंने मुझे एफएमसीजी में एक कंपनी इंस्टीट्यूट किया, उसमें ज्वाइन किया। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सिंपली मैंने एफएमसीजी में ही ज्वाइन किया। ई कॉमर्स कंपनी थी ऑनलाइन बेस पे, जैसे अपना अदर्स कंपनी कुछ एंटर हुई हैं उसी की तरह वो ऑनलाइन बेस्ड कंपनी थी। तो मैंने उसको ज्वाइन किया सिंपली, और 1 साल मैंने उसमें मेहनत की। 1 साल वर्क किया मैंने उस कंपनी में। बट एफएमसीजी काफ़ी हार्ड वर्किंग कंपनी है। एफएमसीजी में अगर आप करते हो, हाँ, टारगेट बेस्ड जॉब थी। तो मैंने 1 साल उसमें सिंपली सर्वाइव किया एफएमसीजी में। तो आपने उस कंपनी को भी छोड़ दिया या फिर क्या करा उस कंपनी के साथ? नहीं, उस कंपनी में मैं अपना फ्यूचर देख रहा था और मैंने 1 साल तक उस कंपनी में काम किया। बट वो इन्वेस्टर बेस्ड कंपनी थी, तो जैसा यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है। अच्छा, यूक्रेन भी इसमें शामिल हो गया? नहीं, यूक्रेन इस वजह से शामिल नहीं हुआ क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे हमारे, वो बाहर के इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। तो क्या कहते हैं, यूक्रेन, रशिया के थे? नहीं, मैं क्लियर नहीं, मुझे आइडिया नहीं कहाँ के थे, बस वो बाहर देश के थे जो इन्वेस्टर्स जो थे। तो ये युद्ध के चक्कर में वो उन्होंने हाथ खींच लिया, इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर दिया इस कंपनी में।
क्योंकि 1 साल ये कंपनी चली और लॉस मेकिंग कंपनी चली, लॉस में थी कंपनी काफ़ी। मतलब ये 2-3 महीने से लॉस स्टार्ट हो गया होगा इस कंपनी हाँ, का। लॉस में ये कंपनी चल रही थी, तो इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कंपनी एक तरीके से बंद ही समझे। 1-1.5 महीने हमने वर्क किया, लास्ट में हमें बोला गया अभी सैलरी आ जाएगी, अभी सैलरी आ जाएगी, बट उस कंपनी ने 2 महीने हमसे वर्क करवाया और सैलरी पे नहीं की, कंपनी बंद हो गई। आखिरी के 2 महीने आपके साथ हाँ। धोखा हुआ कि आखिरी के 2 महीने काम करवा करके और सैलरी नहीं दिया उस कंपनी ने। मामले में आपके सीनियर का क्या था, मतलब उन्होंने आपके लिए हेल्प करा? नहीं, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा सीनियर्स जो हमारे थे वो क्या कहते हैं एक जैसे सपोर्टिव नहीं थे। उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा, सो लड़के से छोड़ गए हैं, 20-22 लड़के हैं, कंपनी बंद हो गई, इनकी जॉब कैसे लगवानी है, क्या करना है, वो तो छोड़ो, उन्होंने सैलरी के लिए भी अप्रोच नहीं की, सो इन लड़कों की सैलरी निकल जाए। मतलब उन्होंने सैलरी भी नहीं निकलवाई आपकी? हाँ, तो लास्ट मंथ में हम लोगों की 2 महीने की सैलरी डूब गई। हमने कहा चलो जो हुआ कोई नहीं, बट एक मेरे लिए जॉब मेरी छूट ही गई थी एक तरीके से। बट पहले से ही मुझे पता चल रहा था जो कंपनी लॉस में जा रही है, इतना जितना मुझे लगा था तो इस कंपनी में फ्यूचर नहीं है, तो मैं अपनी जॉब सर्च करना शुरू कर दिया था मैंने। उस समय लास्ट में 1 मंथ जब सैलरी नहीं होल्ड हो गई थी, हम लोगों की नहीं आई थी, अंदर की स्थिति थी, तो हमने सिंपली क्या किया, मैंने 2-4 जगह अप्रोच किया, तो उस समय मुझे तुरंत जियो मार्ट कंपनी है, रिलायंस, जियो मार्ट रिलायंस की है, इन्होंने ई कॉमर्स में 2-3 साल पहले एंटर किया था। अच्छा, मतलब दुकानदारों के लिए सामान देने का काम? हाँ, ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट था इनका, तो उसमें मुझे जॉब लग गई। मार्केट फिट हो गया? हाँ, मार्केट स्विच कर गया मैं उस कंपनी में। सैलरी जो मेरी डूब गई पुरानी कंपनी में वो तो डूबी गई, कोई इशू नहीं, बट मेरी जॉब लग गई, तो मैं सिंपली अपना जॉब करने लगा। मैंने कहा चलो एफएमसीजी में ही अपनी लाइफ है, बट अपना फ्यूचर एफएमसीजी में देखा? हाँ, एफएमसीजी में मैं अपना फ्यूचर देखने लगा सिंपली, और जियो मैंने ज्वाइन कर ली। बट जियो जो मैंने ज्वाइन किया, जियो में ऐसा कुछ नहीं, अच्छी कंपनी है और अच्छे लोग हैं इसमें और एक अच्छी इंडस्ट्री है, बट इन्होंने क्या किया था, सिंपली एक्सेस हायरिंग कर ली थी इन्होंने। ज़्यादा लड़के रख लिए एक छोटे से एरिया के लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हैं, जैसे कंपनीज होती है तो 300 लड़कों, 300 लेबर की हायरिंग है, 300, तो इन्होंने एक्सेस मीन्स आप 700-800 लड़के भर्ती कर लिए थे इन्होंने, डबल के हायरिंग कर दी, तो जिसकी वजह से कंपनी ने हायरिंग भी तुरंत की और क्या कहते हैं छटनी भी साथ के साथ ही शुरू कर दी थी। तो वहाँ छटनी भी चलने लगी, क्योंकि साथ के साथ ही 1 महीने में कंपनी ने 50% रेशो पे ले आई वापस, तो हटा दिया, तो वहाँ पे भी दिक्कतें आने लगी थी। तो मैं अपना जॉब सर्च कर रहा था, मैंने कहा तो हमारी भी ना चली जाए, तो हम जॉब सर्च कर रहे थे। इसी बीच में मैं अपना पब्लिकेशन में ट्राई कर रहा था, तो जो मेरी ड्रीम जॉब रही है, तो सिंपली मुझे मैं पब्लिकेशन में एंट्री मिल गई, एज ए कीर्ति पब्लिकेशन मैंने रीजॉइन किया दोबारा इस सेशन में। तो आप मैं अभी तक सुना कि उन्होंने कितनी बार जॉब को छोड़ा, पकड़ा, छोड़ा, कैसे एक्सपीरियंस रहे इनके सीनियर्स के साथ, कैसा रहा इनके साथ, तो समाज में कैसी इनकी रहा परेशानी घरों में पैसों को लेकर रहती है आम लोगों के लिए, और एक नौकरी पसंदीदा इंसान के लिए जॉबों को जल्दी छोड़ना और जल्दी पकड़ना खुद की लाइफ के लिए बेकार रहता है और फैमिली के लिए बेकार रहता है, क्योंकि पैसे कंटिन्यू नहीं आएंगे तो फिर रेंट भी देना होता है, खाने के लिए भी देना होता है और सीलिंग। बट लेकिन अब होपफुली इनको अब ड्रीम जॉब मिल चुकी है वापस, तो बस इस 2017 में इन्होंने ज्वाइन करी थी पब्लिकेशन, और 5 साल बाद वापस घर पर आते हुए वापस एक अच्छी जॉब पर, जो कि इनकी ड्रीम जॉब है। तो अब हम सिर्फ वो बात करेंगे पब्लिकेशन हाउस के बारे में, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी इनके साथ कैसा काम कर रही है, और पब्लिकेशन हाउस के बारे में पूरा बताएंगे आपको कि किस तरीके से ज्वाइन होते हैं अभी, कितनी सैलरी मिलती है, क्या टारगेट होता है और क्या स्कोप है लाइफ वाइज की पब्लिकेशन हाउस में। तो प्लीज़ आप बताइए। जैसा कि पब्लिकेशन इंडस्ट्री एक छोटी सी इंडस्ट्री है, चिल्ड्रन बुक्स की इंडस्ट्री है, और ये क्या कहते हैं ऑल ओवर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2200 पब्लिशर इसमें डील कर रहे हैं। हाँ, 2200 पब्लिशर डील कर रहे हैं, और एक अच्छी कंपनी है, और सबसे मेन आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हैं, प्लस पॉइंट। हाँ, आप जब पढ़े लिखे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो आपकी एक रहन सहन और बातचीत करने की तरीका वैसा हो जाता है, तो इसलिए ये एक पब्लिकेशन जॉब है, चिल्ड्रन बुक्स में डील करती है। और सिंपली इसकी हायरिंग की अगर बात की जाए तो सिंपली हायरिंग के लिए आप अपना naukri.com पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं,
और वहाँ पे पब्लिकेशन सर्च करेंगे सिंपली आपको पब्लिकेशन के सारे क्या कहते हैं जितने भी XYZ जॉब्स हैं वो सारे वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आप उसमें अप्लाई करके और पब्लिकेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी, सिंपली आपको जाना है। बस पब्लिकेशन में एक सिंपल सी अगर समझाएं, पब्लिकेशन एज ए कंटेंट वाइज जॉब है। आपकी बुक्स में दम होने चाहिए, आप में स्किल होना चाहिए, और सबसे मेन रिलेशन बेस्ड जॉब है। अगर आपकी मार्केट में रिलेशन है तो आप पब्लिकेशन में क्या कहते हैं वो सेल जनरेट कर सकते हैं इस फील्ड में। और सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो सिंपली अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो 22 से 25 हज़ार में आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, और एज ए फ्रेशर आप 17 से 18 हज़ार में स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट एक चीज़ है, अगर आप मार्केट को आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो पब्लिकेशन इंडस्ट्री इज ए बेस्ट इंडस्ट्री के बारे में आप बता रहे हैं। हाँ, तो सिंपली अगर आप फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हैं इस फील्ड में तो आप 17 से 18 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग में। बट ये है सो आप अगर अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं और इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं तो आप लंबे समय कम समय में एक अच्छी हाइक एंड एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास पब्लिशिंग का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है और आप ड्रीम जॉब भी आपकी पब्लिकेशन हाउस ही रही है, तो अभी जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि हाँ अच्छी जॉब मिली है आपको? हाँ, मैंने इतना स्ट्रगल किया बीच में, बट ये सच्चाई है। सो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप एक अच्छी जगह पे टाइम से पहुंचेंगे और एक अच्छी उससे पहुंचेंगे। तो जैसा कि मैंने बीच में इतना स्ट्रगल किया, बट मैं अभी एक अच्छी पोस्ट पे और एक अच्छी सैलरी के साथ वहाँ वर्क कर रहा हूँ और मैं अपनी जॉब से संतुष्ट। कुणाल सर ने बताया कि उनकी ड्रीम जॉब जो पब्लिकेशन में था वो उनको मिल गया, और करीब 5 से 6 साल के इस सफ़र को आपने देखा हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, एक आम लोगों के जीवन में कितने स्ट्रगल होते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। कई लोग इससे भी ज़्यादा टफ लाइफ जी रहे हैं अपनी, कई लोग इससे ज़्यादा बार भी नौकरियां छोड़ते और पाते हैं। तो देखना दोस्तों कि आप इस चीज़ों से कितना ज़्यादा रिलेट कर पाते हो हमारी इस वीडियो से। तो हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग लोग, आम लोग लेकर आते रहेंगे। हमारे पास कोई पॉपुलर और बड़े लोगों की लिस्ट नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपका आम लोगों को आम लोगों से मिलवाने की। तो एक नई पहल हमने शुरू करी है, तो उम्मीद है आप इस प्लेलिस्ट को, आप इस सीरीज़ को ज़रूर पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अपने जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में और देखते हैं कि अगली नेक्स्ट वीडियो में कौन होता है हमारे और आपके साथ। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई हो। अगर कुछ भी छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हो तो छोटा भाई समझ के नज़रअंदाज कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ।